हेलो एवरीवन। तो आज हम गेट 2009 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा का एक सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि बोल रहा है कि लेट वी बी द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए हमारा गिवन है वो है 3x2 का। इस मैट्रिक्स का जो हमारा कॉलम स्पेस निकलेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले कॉलम स्पेस निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए इक्वस टू क्या है 1 -1 1 2 1 -1। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों वेक्टर में क्या ये दोनों एलाई वेक्टर हैं या नहीं है। तो 1 -1 1 से 1 या 0 2 1 3 1 से 1 या 0 0 2 पिवट मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है हमारा एलाई वेक्टर है। इसका मतलब जो हमारा कॉलम स्पेस होगा वो इन दोनों वेक्टर से स्पैन होगा, इन दोनों वेक्टर से। ठीक है, तो हम लोग अगर वी लें जो कि कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस, तो वो क्या होगा इन दोनों वेक्टर v1 इक्वस टू 1 1 1 एंड v2 इक्वस टू -1 2 -1। इन दोनों वेक्टर के स्पैन से मेरा कॉलम स्पेस बनेगा, दैट इज स्पैन ऑफ 1 1 एंड -1 2 -1। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के स्पैन से हमारा क्या हुआ कॉलम स्पेस आ गया। अब बोल रहा है कि देन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है लेट सपोज v एक वेक्टर है हमारा। ठीक है, v वेक्टर क्या है 0 1 0। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, कहाँ पर ऑन v के ऊपर, और v हमारा क्या है कॉलम स्पेस है। दैट इज अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा वेक्टर है v 0 1 0 और ये मान लें हमारा वो सब स्पेस है v, ये सब स्पेस है v डैश मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के, सॉरी ये v है, इसको हम मान लेते हैं v डैश। ठीक है, या फिर एलिमेंट को मान लेते हैं v डैश और v को मान लेते हैं सब स्पेस। ठीक है, तो ये सब स्पेस है और ये हमारा एलिमेंट v डैश है। ठीक है, तो इस v डैश जो एलिमेंट है हमारा, उस v डैश एलिमेंट का इस v सब स्पेस पे हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालने के लिए इस वेक्टर का इस सब स्पेस पे हम सबसे पहले इस सब स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ये समझते हैं हम लोग ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो अगर मेरे पास लेट सपोज यहाँ सब स्पेस दिया है, तो अगर मेरा भी कोई सब स्पेस है, ठीक है, भी एक सब स्पेस दिया हुआ है, तो v सब स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा उन सारे वेक्टर्स x y z बिलोंग टू R3 का कलेक्शन। ठीक है, सच दैट R3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेक्टर्स है जो v को स्पैन कर रहा है वो R3 से बिलोंग कर रहे हैं, थ्री कोऑर्डिनेट्स है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो v सब स्पेस है मेरा। ठीक है, तो उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो उन सारे वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जिनका इनर प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कोमा वी आई इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे i इक्वल टू 1 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेक्टर है हमारा, मतलब कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट v सब स्पेस का, उसमें वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन होंगे R3 से जो कि जिन वेक्टर से v स्पैन हो रहा है, दैट इज v1 और v2 से, उन पर वो ऑर्थोगोनल होगा। दैट इज ये जैसे मान लेते हैं ये हम निकाल रहे हैं क्या v का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो v के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई वेक्टर v3 बिलोंग कर रहा है
तो v3 वेक्टर v1 वेक्टर पर ऑर्थोगोनल होगा और v2 वेक्टर पर भी ऑर्थोगोनल होगा, दोनों वेक्टर पे ऑर्थोगोनल होगा। अब अगर ऑर्थोगोनल होगा तो v3 कोमा v1 का इनर प्रोडक्ट 0, v3 कोमा v2 का इनर प्रोडक्ट 0। तो इस सेंस से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका ना, v सब स्पेस का। अब हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो पहले क्या होगा ना, x, y, z और x, y, z v1 वेक्टर दैट इज 1, 1, 1 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली दूसरा होगा x, y, z वेक्टर क्या होगा, -1, 2, -1, -1, 2, -1 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज -x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स v के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो सारे वेक्टर आएंगे सच दैट वो इसको सेटिस्फाई करे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड -x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये वेक्टर फाइंड करना है कि किस वेक्टर से हमारा ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट स्पैन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम दिया हुआ है मेरा इक्वेशन, जो सिस्टम बनेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारा 1, 1, 1, 0, -1, 2, -1, 0। ठीक है, यहाँ से हम वेक्टर फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। 1, 1, 1, 0, -1 + 1 0, 3 + 1 0, 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास, इसके पास पिवट है, इसके पास पिवट है, x, y, z। इसके पास पिवट नहीं है तो हम लोग z को मान लेते हैं फ्री वेरिएबल है z, तो z = t। तो 3y = 0 implies y = 0 and x + y + z = 0, that is x = -t। इसका मतलब जो वेक्टर्स है हमारा वो क्या हुआ हमारा ना, स्पैन, दैट इज v ऑफ, ये कितना हो रहा है, स्पैन ऑफ -1, 0, 1। ठीक है, इससे स्पैन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा वेक्टर यहाँ आ क्या रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है -t, 0 एंड t। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं t ऑफ -1, 0, 1 एंड t बिलोंग कहाँ से कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यही तो बोलते हैं हम स्पैन। तो जो हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है v सब स्पेस का, वो क्या है, स्पैन ऑफ -1, 0, 1। अब हमें दोनों चीज़ पता चल गया, v सब स्पेस भी पता चल गया और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका ना, 0, 1, 0 का। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किस वेक्टर निकालना है, v वेक्टर, सॉरी v डैश इसका नाम नहीं था हम लोग, इसका नाम है 0, 1, 0। इसका हमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, किसके ऊपर, v के ऊपर। तो इसका नोटेशन होता है हमारा v ऑफ v, p v v डैश, ये होता है हमारा नोटेशन। इसका मतलब कि v डैश वेक्टर का v सब स्पेस के ऊपर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तब हमें निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो v डैश वेक्टर है उसको हम लोग v सब स्पेस के और v के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के सब स्पेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसमें हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को ऑपरेटर, तो ये जो v कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, v पर्क, ये क्या करता है, सैक्रिफाइस कर जाता है, सैक्रिफाइस कर जाता है। ठीक है, और बचता जो है वो ये यहाँ वाला एलिमेंट है। ये कैसे होता है आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें v डैश जो वेक्टर है उसको v सब स्पेस के बेसिस एलिमेंट और v पर्क के सब स्पेस के बेसिस एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखना है हमें। तो इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो है क्या मेरा, 0, 1, 0 = C1
कौन सा वेक्टर है हमारा v1 जो है 1 1 1 1 कोमा 1 कोमा 1 प्लस C2 कितना है हमारा -1 2 कोमा -1 प्लस C3 जो है वो है हमारा C3 कितना नहीं था -1 0 1। ठीक है, ये हमने जो वेक्टर है मेरा, जिस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसके ऊपर, V सब स्पेस के ऊपर। तो V सब स्पेस के वेक्टर क्या थे, ये और ये। तो और ये वेक्टर जो है वो मेरा क्या था, ये था V पर्क दैट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो इस वेक्टर से वो स्पैन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से C1 C2 C3 हम फाइंड कर लेंगे। तो C1 इक्वल टू यहाँ आएगा 1/3, C2 इक्वल्स टू आएगा हमारा और C3 इक्वल्स टू आएगा हमारा 0 एंड C2 इक्वल्स टू आएगा हमारा सेम 1/3। ये तीन चीज़ वैल्यू आएगा हमारा, हम निकाल सकते हैं ये चीज़ आराम से सिस्टम बना के। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के बाद हम इस पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 1 1 1 प्लस 1/3 -1 2 -1 प्लस 0 -1 0 1। ठीक है, अब हम क्या किए, ये जो वेक्टर, जिस वेक्टर का हमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना था, किसके ऊपर, इस सब स्पेस V के ऊपर, उसको हमने क्या किया, ये V सब स्पेस और V पर्क के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑपरेटर क्या है मेरा, PV V', ये ऑपरेटर है। तो जैसे ही हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, ये जो V कॉम्प्लीमेंट वाला है ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, दैट इज ये इसके एलिमेंट में आता ही नहीं है, मतलब इसके इमेज में आता ही नहीं है। तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा 1/3 1 1 1 प्लस 1/3 -1 2 -1, दैट इज 1/3 बनेगा, -1/3 0 बन जाएगा, 1/3 2/3 1 बन जाएगा, 1/3 0। तो ये हो जाएगा मेरा, ये जो 0 1 0 आ रहा है ये होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मेरा। ठीक है, ये जो हमें निकालना था इसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका, इस वेक्टर का। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी वेक्टर का किसी सब स्पेस के ऊपर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है गेट 2009 का ही है, जो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, कुछ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वस टू सॉल्यूशन, हमारा मैट्रिक्स दिया है A इक्वस टू 1 0 0 I। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसके डायगोनल एंट्रीज को जरा ऑब्जर्व करेंगे। -1 प्लस I√3/2 0 0 1 प्लस 2i एंड -1 I√3/2। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, λ1 = 1, λ2 = -1 प्लस I√3/2 एंड λ3 = -1 I√3/2। ठीक है, तो ये तीनों हमारा आइगन वैल्यू हो गया इस मैट्रिक्स का। अब आइगन वैल्यू हम इस मैट्रिक्स का निकाले क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे। तो जो ट्रेस होता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स A, वो एक्चुअली होता है आइगन वैल्यू का सम, दैट इज λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो ट्रेस बताएगा किसी मैट्रिक्स का। सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज इज एक्चुअली द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अगर हम किसी तरह से A⁻1002 का जो सारे आइगन वैल्यूज हैं वो निकाल लें, तो
सारे आइगन वैल्यू का सम करके हम ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है कि ए मैट्रिक्स हमें दिया है, इसका पावर 1002 करें, ठीक है, 1002 करें तो हमारा ट्रेस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ट्रेस निकालने के लिए अगर हम लोग ए टू डी पावर 1002 का सारे आइगन वैल्यू निकाल लें, दैट इज λ1 λ2 λ3, तो उन तीनों का एडिशन कर दें तो हमें ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अब आइगन वैल्यू निकालें कैसे? तो एक प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यू की कि अगर λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन λ टू दी पावर n, λ1 टू दी पावर n इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए टू डी पावर n। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यू λ1 λ2 और λ3 ये तीन गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, λ1 टू दी पावर 102, λ2 टू दी पावर 102 एंड λ3 टू दी पावर 102, ये तीनों हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करना है। अब जरा हम लोग तीनों आइगन वैल्यूज को ऑब्जर्व करें, तो ये तीनों आइगन वैल्यू अगर हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हुई होगी, या फिर ये बता किस आइगन वैल्यू को बता क्या रहा है। तो ये एक्चुअली हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दैट इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये है हमारे, ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं हमारे तीनों, ये एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बता रहे हैं हमारा। तो पहला अगर 1 है तो दूसरा ओमेगा और अगला ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हमें कैसे पता करें ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है? तो अगर इसको हम लोग पावर 3 कर देना तो हमें 1 मिल जाएगा, इसका पावर 3 कर दें तो 1 मिल जाएगा, इसका पावर 3 कर दें तो 1 मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारा जो रूट्स है, जो आइगन वैल्यूज़ हैं, ये कुछ नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो पहला रूट 1, अगला रूट ओमेगा एंड अगला ओमेगा स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली हमें ये λ3 मिलेगा, मतलब λ2 का स्क्वायर करने पे एक्चुअली हमें क्या मिलेगा, λ3 मिलेगा। तो 1 टू दी पावर 102, ओमेगा टू दी पावर 102 एंड ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 102, यही तो आएगा एक्चुअली हमारा। अब हमें एक चीज़ पता है कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 है, दैट इज ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या पता है कि ओमेगा क्यू जो है वो कितना है, 1 है। अब अगर इसको हम लोग ऐसे ही लिखें तो कितना होगा, 34 में लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग ओमेगा क्यू का पावर 34 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। तो ये होगा कितना, अल्टीमेटली फिर से ये 1 ही आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओमेगा 204, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टू दी पावर क्यूब, और कितना लिख सकते हैं 68, फिर से ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो ओमेगा स्क्वायर एंड 1 आइगन वैल्यू ए का था, वो जो हम लोग पावर 102 कर देंगे मैट्रिक्स का, तो वो तीनों आइगन वैल्यू 1 1 1 हो जाएंगे। तो फिर हमारा ट्रेस क्या होगा, ट्रेस हो जाएगा 1 + 1 + 1 = 3। तो हो जाएगा हमारा 3 आंसर इसका, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गेट 2009 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इनमें से कौन सा मैट्रिसेस जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो हम एक रिजल्ट पता है हमें, रिजल्ट कि एक मैट्रिक्स ए, a matrix A is diagonalizable if algebraic multiplicity is equals to geometric multiplicity, if and only if algebraic multiplicity इक्वल है geometric multiplicity, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। और डायगोनलाइजेबल है तो algebraic multiplicity इक्वल टू geometric multiplicity होगा। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ 2 × 2 का 2 × 2 का है, तो हम 2 × 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स से मान लेते हैं M,
ये कुछ भी है, ए बी सी डी, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या होगा, दो आइगन वैल्यू मिलेगा, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। तो जो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटीज है उसमें अलजेब्रिक मल्टीसिटी लैम्डा 1 की हो जाएगी 1, अलजेब्रिक मल्टीसिटी लैम्डा 2 की हो जाएगी 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों तो सेम है, तो अलजेब्रिक मल्टीसिटी सिर्फ और सिर्फ लैम्डा 1 की होगी, तो अलजेब्रिक मल्टीसिटी ऑफ लैम्डा 1 कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो हमने बोला कि डायगोनलाइजेबल तब होगा जब अलजेब्रिक मल्टीसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीसिटी के इक्वल होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू। तो ये एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, मैट्रिक्स का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीसिटी 1 है, तो जियोमेट्रिक मल्टीसिटी भी 1 ही आनी चाहिए, और जियोमेट्रिक मल्टीसिटी 1 ही आनी चाहिए, तो हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 है लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीसिटी, तो जियोमेट्रिक मल्टीसिटी हमारा लैम्डा 1 कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आना चाहिए, तो होगा डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मेरा क्या है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमें एक चीज़ पता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो आइगन वैल्यू होता है, तो 1 एक आइगन वैल्यू है, 2 एक आइगन वैल्यू है, और दोनों आइगन वैल्यू हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ईच आइगन वैल्यू का अलजेब्रिक मल्टीसिटी कितना होगा, 1 होगा। और हमें एक चीज़ पता है कि हर एक आइगन वैल्यू एक आइगन वेक्टर को कॉरेस्पॉन्ड करता है, दैट इज 1 एक आइगन वेक्टर को जाएगा, 2 एक दूसरे आइगन वेक्टर को जाएगा, तो एक आइगन 1 आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग जो अलजेब्रिक मल्टीसिटी थी वो 1 थी, और उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीसिटी कितनी होगी, 1 होगी, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, ज्योमेट्रिक मल्टीसिटी 1, दैट इज ये क्या हुई हमारी, डायगोनलाइजेबल हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इस डी को देखते हैं। डी हमारा अपर ट्रायंगुलर है, डी क्या है हमारा, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब डी हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्रीज हमारा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, तो 1 और 1 हमारा क्या है इस मैट्रिक्स का, आइगन वैल्यू है। तो जब 1 और 1 हमारा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 भी 1, सेम हो गया, दैट इज अलजेब्रिक मल्टीसिटी कितनी हुई, 1 की 2 हो गई। तो डायगोनलाइजेबल होने के लिए जियोमेट्रिक मल्टीसिटी हमारी क्या आना चाहिए, 2 आनी चाहिए। कहने का मतलब आइगन वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 2 आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, ठीक है, 2 आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, तो हम बोलेंगे ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो क्या ये ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं निकाल के, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो a माइनस आई वी इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स आ रही है हमारी, ठीक है, 0 0 ऐसी। तो इसमें हमें तो सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिल पाएगा, क्योंकि नलिटी तो 1 है ना इसकी, तो ओनली 1 आइगन वेक्टर, ओनली 1 आइगन वेक्टर। तो अब हम जरा देखें यहाँ पे इस मैट्रिक्स ऑप्शन डी वाले के लिए, तो अलजेब्रिक मल्टीसिटी तो 2 है, लेकिन जियोमेट्रिक मल्टीसिटी हमारी कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही आइगन वेक्टर मिल पा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द ट्रू आंसर। अगर हम लोग ए और सी को चेक करेंगे तो ये दोनों डायगोनलाइजेबल आ जाएगा, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है, दैट्स इट।